हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 27 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं यूनाइटेड नेशंस। इसके साथ ही हम देखेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हाल ही में संपन्न हुआ फीडे फ्री स्टाइल चेस चैंपियनशिप 2026 के बारे में देखेंगे। सो चेस चैंपियनशिप में ये जो फ्री स्टाइल है ये पहली बार आयोजित किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही हम देखेंगे नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। देन सीएम जन सुनवाई पोर्टल ये लॉन्च किया गया है, हम इसके बारे में देखेंगे कि ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। देन लास्ट में हम देखेंगे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट के बारे में। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र और उसकी संरचना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, the UN was established after the World War First with the collective security and peacekeeping as some of its founding principles. And second, the General Assembly is the primary policy making body of the United Nations, while the UNSC is responsible for peace and security. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस और उसके स्ट्रक्चर से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि गलत हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट, जबकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1945। आप यहाँ देख सकते हैं। So the United Nations was established in 1945 after the World War II with the primary goals of maintaining international peace and security, promoting disarmament and engaging in peacekeeping activities. The General Assembly serves as the United Nations main policy-making body, while the United Nations Security Council is specifically responsible for issues related to international peace and security. सो आपने देखा कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1945 में, और वर्तमान समय में इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। सो इट्स मिशन एंड वर्क गाइडेड बाय द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन इट्स फाउंडिंग चार्टर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स वेरियस ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। सो यूनाइटेड नेशंस ये जो नाम है ये कॉइन किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसके साथ ही जो इसके मेन 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, हम उनकी बात करें तो वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और साथ ही यूएन सेक्रेटेरिएट। स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें आ जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देन यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, then International Maritime Organization, International Telecommunication Union, International Civil Aviation Organization, World Meteorological Organization, इसके साथ ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। सो ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Consider the following statements regarding the Central Electricity Authority. So यहाँ पर जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सीईए इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर सेक्टर प्लानिंग एंड टेक्निकल रेगुलेशंस। सेकंड स्टेटमेंट है, इट हैज द अथॉरिटी टू इन्फोर्स पेनाल्टीज ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वायलेटिंग सेफ्टी नॉर्म्स। And third statement, CEA advises the government on electricity policy and grid management. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है सेकंड, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो पेनाल्टी है वो इन्फोर्स की जाती है बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सकते हैं सीईए या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी is a statutory body responsible for power sector planning and technical regulations in India. It does not enforce penalties on power distribution companies such as regulatory actions fall under the Central Electricity Regulatory Commission. So ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, ग्रिड स्टेबिलिटी एंड ट्रांसमिशन मैनेजमेंट। आपने देखा कि ये जो सीईए है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पावर सेक्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन इन इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1948 एंड इट वाज लेटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। आप ध्यान रखेंगे कि ये ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो सीईए है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो चेयरपर्सन होते हैं वो हेड ऑफ द अथॉरिटी होते हैं और वो ओवरसी करते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड टेक्निकल रेगुलेशंस को। इसके साथ ही इसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं जैसे कि पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिवीजन, ग्रिड ऑपरेशंस एंड ट्रांसमिशन डिवीजन, इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स और एक और जो डिवीजन होता है वो होता है सेफ्टी एंड ट्रेनिंग डिवीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about Amnesty International. सो एमनेस्टी इंटरनेशनल से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ वॉलेंटियर्स हु कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स। एंड सेकंड, the organization is known for publishing reports on human rights abuses worldwide. और थर्ड स्टेटमेंट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है एमनेस्टी इंटरनेशनल से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है।
आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। Amnesty International is indeed an international organization composed of volunteers who campaign for human rights, and it is well known for publishing detailed reports on human rights abuses around the world and is a non governmental organization which operates independently, not under the United Nations. सो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। So the organization aims to create a world where every person enjoys all the human rights enshrined in the Universal Declaration of the Human Rights and other international human rights standards. सो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसको अडॉप्ट किया गया 1948 में एंड इट रिकॉग्नाइज्ड द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सली फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको नोबेल पीस प्राइज भी प्रदान किया गया है इन 1977 फॉर इट्स डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट torture and the United Nations Prize in the field of human rights in 1978. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding FIDE Freestyle Chess World Championship 2026. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2026 की जो FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज हेल्ड इन वियना ऑस्ट्रिया एंड सेकेंड Fabiano Caruana won the championship title by defeating Magnus Carlsen in the final. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ये जो फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2026 की इसका आयोजन किया गया है जर्मनी में और इसके फाइनल में जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं मैग्नस कार्लसन और इन्होंने फाइनल्स में हराया है फाबियानो कारुआनो को जो कि संबंधित हैं यूएसए से। आप यहाँ देख सकते हैं। So Norwegian chess legend Magnus Carlsen won the 2026 FIDE Freestyle Chess World Championship by defeating American Grandmaster Fabiano Caruana. The 2026 FIDE Freestyle Chess World Championship was the first official freestyle world championship और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है by the International Chess Federation and Freestyle Chess Operations in Germany. So this title marks his 21st World Championship victory across different formats of the chess. आप ध्यान रखेंगे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के विजेता रहे हैं मैग्नस कार्लसन। फ्री स्टाइल चेस फॉर्मेट की बात करें तो इसको चेस 960 के नाम से भी जाना जाता है एंड दिस फॉर्मेट रैंडमाइजेस द स्टार्टिंग position of pieces, reducing the role of memorized openings and emphasizing creativity and calculation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Knowledge Digital Library is a joint initiative of Council of Scientific and Industrial Research and which ministry? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जो नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी Brazil and CSIR India signed a cooperation arrangement for access to the traditional knowledge digital library और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2001 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो ये जो नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट रॉन्गफुल पेटेंट्स ऑन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रोटेक्ट नॉलेज हेरिटेज। So it documents Ayurveda, Unani, Siddha, Suvarikpa and Yoga from authoritative texts। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जो एक कॉपरेशन अरेंजमेंट हुआ है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर के वो हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state or union territory government launched the CM Jan Sunwai portal to enable citizens to submit complaints online in February 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो सरकार है उसने फरवरी 2026 में नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए सीएम जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब या फिर जम्मू एंड कश्मीर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ऐसा किया है दिल्ली ने। आप डिटेल में देख सकते हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता लॉन्च्ड सीएम जन सुनवाई पोर्टल एंड अ मोबाइल ऐप टू एनेबल सिटीजन्स टू सबमिट कंप्लेंट्स ऑनलाइन। So the portal serves as an integrated, user-friendly platform where people can register grievances related to any government department without technical difficulties. Complaints, jurisdictions, and departmental officers have been pre-mapped in the system to ensure clarity and faster resolutions. So citizens can file complaint through four modes: the portal, mobile app, call center, and offline submission at the Chief Minister's office. A three-tier grievances redressal system has been introduced, comprising a grievance redressal officer, an appellate authority, and a final appellate authority। आप ध्यान रखेंगे फरवरी में जो सीएम जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है वो किया गया है मुंबई की चीफ मिनिस्टर के द्वारा, सॉरी दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन जो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन ऑर्गन डोनेशन थ्रू द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्क करता है अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 2011, and it has two divisions: National Human Organ and Tissue Removal and Storage Network and National Biomaterial Center. So it is the apex body for the coordination, organ allocation, and national registry. It frames policy guidelines and protocols, and it compiles and publishes national transplant data. सो ये जो NOTTO है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज पर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ऑफ 2011। और आपने देखा कि इसके दो डिविजन्स हैं जिसके तहत ये वर्क करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INS Krishna, recently launched by the Indian Navy, is primarily intended for which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया जो INS कृष्णा है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मिसाइल टेस्टिंग, कैडेट ट्रेनिंग एट सी, या फिर कोस्टल सर्विलांस। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये इसका उद्देश्य है कैडेट ट्रेनिंग एट सी। आप देख सकते हैं। The Indian Navy launched its first indigenously designed and built cadet training ship Krishna at the Larsen and Toubro shipyard in Kattupalli, Chennai in February 2026. So Krishna is the first of the three cadet training ships being constructed by the Larsen and Toubro for the Indian Navy under a contract signed with the Ministry of Defense. And it is a fully equipped sail training and motorized vessel capable of accommodating 150 cadets and officers for training purposes. And the ship is named after the Krishna River, one of the India's longest rivers. सो अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इन्हांस करेगा इंडिया की जो ब्लू वाटर नेवल कैपेबिलिटी है by producing well trained officers familiar with the modern naval operations and life at sea. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।